हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इग्नू असाइनमेंट अगर आपको बनाना है तो इग्नू असाइनमेंट आंसर आपको बनाना है। इग्नू असाइनमेंट में आपको आंसर बनाना है। असाइनमेंट आपने फाइंड कर लिया, आपने पता कर लिया। अगर असाइनमेंट नहीं मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे और व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे कि सर ये असाइनमेंट हमको चाहिए, तो मैं आपको डाउनलोड करके भेज सकता हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बात करते हैं इग्नू में असाइनमेंट जो कि आंसर जो बनाना है वो खुद से कैसे तैयार करें। खुद से कैसे तैयार करें इग्नू का असाइनमेंट। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो जो कि परचेस करने के चक्कर में रहते हैं। भाई असाइनमेंट सबमिट करना है, फटाफट मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, आंसर कहीं से भी ले लेते हैं। देखो, ये गलती ना करें। आप आंसर, आपको एक बात बताइए, जब भी आंसर आप खरीदते हैं, कहीं से आंसर लेते हैं, जैसे कि असाइनमेंट को आपको सॉल्व आंसर चाहिए, भाई कहीं से लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आंसर कहीं ना कहीं से वो मिलाते हैं। जैसे फास्ट में वो लोग बनाते हैं, कहीं ना कहीं से आंसर मिला लेते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से आंसर जैसे तैसे मिला के वो आंसर लिख देते हैं। और बात करते हैं, ये आंसर सिर्फ एक बच्चा यूज नहीं करता, ये आंसर कई बच्चे, हजारों बच्चे, है ना, हजारों बच्चे यूज करते होंगे। आप सोचिए, हजारों बच्चा का असाइनमेंट आप का जो सॉल्व आंसर आपका इग्नू सेंटर जाएगा, वहाँ पे चेक होगा कि हर बच्चा को जो आंसर है सेम ही सेम है। तो इससे आपको क्या लगता है कि आप मार्क्स अच्छा दे देंगे? कभी अच्छा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। जब भी इग्नू का असाइनमेंट आंसर आप लोग तैयार कर रहे हैं, आंसर बना रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए खुद से तैयार करें आंसर। अगर आपके पास अच्छा समय है, 15-20 दिन का समय है, तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि खुद से आंसर को तैयार करें। खुद से क्या करें, आंसर को तैयार करें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक नॉलेज भी होगा, आपको क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आएगा, याद भी होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में तैयारी करने से पहले, जैसे एग्ज़ाम होने से पहले, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, मान लो कि जून सेशन में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, जून सेशन में आपका एग्ज़ाम हो रहा है या दिसंबर सेशन में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो एग्ज़ाम होने से पहले एक दो महीना पहले आपका असाइनमेंट सबमिट होने का एक सब कार्यक्रम होता है। ठीक है, सिस्टम होता है। तो ये क्या करते हैं, आप इग्नू का जो कि असाइनमेंट सबमिट करने से पहले क्या कर लेते हैं, वही करते हैं ना, सॉरी, एग्ज़ाम देने से पहले असाइनमेंट सबमिट करते हैं, तभी एग्ज़ाम देने जाते हैं, तब वो मार्क्स आपका ऐड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, असाइनमेंट परचेस कर लेना, वहाँ पे उसका आंसर देख के लिखना। तो एक बच्चे ने, हज़ारों बच्चे एक ही आंसर लिख के जाते हैं, तो उसमें से कभी भी आपको 90%, 90 प्लस नहीं, हाँ, कब 90 प्लस कभी भी नहीं मिलने वाला। आपको 40 से 50 ही मार्क्स आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने चोरी किया, आपने यूज़ किया ऐसे कंटेंट जो सब यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह से लिख के ले जा रहे हैं कि सब इसी तरह से लिख के ले जा रहे हैं, आप भी इसी तरह के लिख के जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। आप खुद से आंसर तैयार करें, खुद से बनाएं। इसमें से अगर खुद से बनाएंगे तो आपको याद भी होगा, आपको नॉलेज भी होगा, और 90 प्लस मार्क्स आपको मिल भी सकते हैं, क्योंकि आपने खुद से मेहनत करके अच्छा आंसर तैयार किया। तो ये भी बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप कोई भी असाइनमेंट, जो भी आपका असाइनमेंट है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये मैंने कोई भी असाइनमेंट डाउनलोड किया है BPAG 172 का, जुलाई 2024 और जनवरी 2025 में लिखा हुआ है सत्री कार्य। ठीक है, इन कार्य जो कि इन ईयर में जो एडमिशन लिया है वो स्टूडेंट इन कार्य को करेंगे। ओके, सो आप देखिए, यहाँ पे आगे हम बढ़ाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखिए, लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, जुलाई 2024 सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए 30 अप्रैल 2025 तक का ये वैलिड है। ओके, जो इस सत्र में एडमिशन लिए हैं, और जो जनवरी 2025 में एडमिशन लिए हैं, है ना, उसके लिए मैं अब बताता हूँ। बाकी आप लोग ये समझ लीजिए, जनवरी 2025 में जो एडमिशन लिए हैं उनको 31 अक्टूबर 2025 तक का जमा करना है ये असाइनमेंट। ठीक है, ये तब तक का वैलिड है, यानी कि दिसंबर सेशन के लिए भी और जुलाई सेशन के लिए भी इस साल 2025 में वैलिड है। अब यहाँ पर देखेंगे BPG 172 शासन मुद्दे और चुनौतियाँ। अब यहाँ पर देखिए, आगे आगे आप लोग क्या देखेंगे, ये आपका BPG 172 है। आपका जो भी कोड होगा आप अपने कोड के अनुसार देखेंगे। अब यहाँ पे ये भी लिखा है जुलाई 2024 जनवरी 2025 सेशन के लिए, है ना। अब पूर्णांक जो है आपका, भी पूर्णांक भी देख लीजिए, पूर्णांक आपका 100 है। ओके, 100 पूर्णांक मिलते ही 100 मार्क्स मिलते टोटल। अब आप क्या करेंगे, आराम से सबसे पहले सत्री कार्य 1 में आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, सत्री कार्य 1 में क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित, है ना, में से प्रत्येक लगभग 5 शब्दों में उत्तर दिया, यानी कि 4 पेज या 5 पेज में। पहला क्वेश्चन पढ़िए, शासन में राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए, मैं इसको बुक में कैसे ढूंढते हैं, कैसे करते हैं बुक से, मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले बुक को।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बुक में आ रहे हैं, तो बुक अपना ओपन कर लीजिए। मेरे पास तो पीडीएफ है, मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं पीडीएफ से ही आपको समझा देता हूँ। ये आपका बीपीजी 172 का बुक है। तो बुक को आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाता हूँ। आपके पास जो भी बुक होगा अपने अनुसार करेंगे, बस समझ लीजिए कि मैं कैसे करवा रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ, है ना। शासन, मुद्दे और चुनौतियाँ, ये आपका बुक का नाम है। यहाँ पे आप लोगों ने ये देख लिया। अब आगे देखिए, अब आगे आएंगे तो आगे आपको आना है विषय वस्तु पे, है ना। जहाँ हम लोग विषय खोजते हैं, विषय का पृष्ठ संख्या खोजते हैं, वहाँ पे आएंगे। विषय वस्तु देख लिया। अब देखो खंड 1 में जो है आपका क्या है, खंड 1 में देखिएगा क्या है आपका, ध्यान से देखिए। तो खंड 1 में है आपका सरकार और शासन अवधारणाएं। ओके, इसका इकाई 1 है, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, है ना। इकाई 1 में है वैश्वीकरण, राज्य, बाजार और नागरिक समाज। दूसरा शासन अवधारणा आयाम। तीसरा भारत में शासन का ढांचा। चौथा शासन में हितधारक, है ना, हितधारक। उसके बाद देखिए खंड 2 है आपका शासन और विकास। इकाई 5 में है विकास का बदलते आयाम। इकाई 6 में शासन के द्वारा लोकतंत्र की मजबूती, है ना। ऐसे आपको देखना, अपना जो भी आपके बुक होंगे वो अपने बुक में आपको मैं बता रहा हूँ, अपने अनुसार ऐसे देखते रहेंगे, ऐसे आपको देखना है। उसी तरह से इकाई 8 ये है ना, इकाई 9, इकाई 10, इकाई 11, इकाई 12 में आपको ऐसे ही देखना है। ठीक है, क्या मेरा सब्जेक्ट क्या है, चैप्टर्स क्या है, चैप्टर्स को आपको रीड कर लेना, देख लेना है। खंड 4 में आपको स्थानीय प्रशासन, है ना। इस तरह से आपको जो भी रहेगा, इसी तरह से सभी खंड को आप सही से देखेंगे, समझेंगे, है ना। ये देखने के बाद आपको सबसे पहले अब क्या करना है, देखिए ध्यान से। ये देखने के बाद आपको खोजना है कि मेरा जो पहला क्वेश्चन क्या था, मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है। तो ये जब अपना बुक में जब विषय वस्तु में खोजेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ मिलेंगे, हिंट मिलेंगे। तो फिर क्या करेंगे, आप उस चैप्टर को रीड करेंगे, उस चैप्टर में पहुंचेंगे, क्या करेंगे, चैप्टर में पहुंचेंगे। नहीं तो आप गूगल में भी जा सकते हैं, गूगल में ढूंढ सकते हैं इनका, है ना। जो भी शॉर्ट आंसर आपको मिलेगा गूगल में, तो वहाँ से भी काट कूट के थोड़ा समझ के अपने शब्दों में आपको लिखना है। फिर आपको मैं बुक में बता ही देता हूँ। बुक में ऐसे आपको सर्च करना है, खोजना है। जो मैंने इकाई 1 में आए, वैश्वीकरण, राज्य, बाजार और नागरिक समाज की भूमिका में आ गए। ठीक है, इसमें आए तो इसमें से ऐसे आपको देखना है कि भाई मेरे क्वेश्चन से मिलते जुलते कहाँ पे है, क्वेश्चन से मिलते जुलते कहाँ पे है। तो जहाँ देख लेंगे क्वेश्चन से मिलते जुलते है, उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। मतलब कि आपको 5 पे लिखना है, तो वहीं से आपको बनाना स्टार्ट करेंगे। आपको खुद पता है, यानी कि अनुभव हो जाएगा कि मेरा आंसर यहाँ से होगा, तो वहीं से आप लिखेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है ना, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, है ना। तो कमेंट करेंगे कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मतलब एक बार आप एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के दिखा दीजिए, है ना, बुक से, कि बुक से कैसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो मैं बुक से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के अलग से एक वीडियो में आप लोगों के लिए बना दूंगा, ताकि आप लोगों को परेशानी न उठाना पड़े। ये आप लोग एक बार प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप लोग समझ पाए तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो कमेंट कीजिए, ज़रूर मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आखिर ढूंढें कैसे। ठीक है, आखिर कौन सटीक आंसर होगा। अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। फिर 17 का 2 में आइएगा, क्वेश्चन पढ़े निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। ठीक है, इसमें से आपको 2 पेज या 2.5 पेज आपको लिखने हैं। समझ में आ गया, इसमें से 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं एक क्वेश्चन में से। आपने ये देख लिया। क्वेश्चन आप पढ़िए क्या है, नागरिक समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, इसमें से 10 नंबर। नौकरशाही की बदलती हुई भूमि के रूप में उत्तरदायी कारकों का विवेचन कीजिए, इसमें भी 10 नंबर। निगमीय शासन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, इसमें भी 10 नंबर। फिर 17 कार्य आप आते हैं 3 में। ठीक है, 17 कार्य 3 आपका क्या है भाई, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। ठीक है, यानी 100 शब्दों में एक पेज देना है। 100 शब्दों मतलब एक पेज, एक पेज में क्या करना है, उत्तर देना है। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या है, शासन में सूचना व संचार तकनीकों के प्रयोग के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए, 6 नंबर। ठीक है, दूसरा है मीडिया के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, 6 नंबर, है ना। इन्हीं सब में आपको 6 नंबर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कि एक पेज आपको लिखना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को देखना है, बुक में जाना है, बुक में ढूंढना है। आपको लगेगा हाँ ये आंसर होगा, तो उसे लिखना है। ऐसे अगर आप करेंगे ना, ऐसे करेंगे क्या होगा कि आपके पास नॉलेज भी हो जाएगा, आपको ना रिवीजन, आपका बुक का भी रिवीजन हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा, एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर भी हो जाएंगे। ठीक है, ये करना सबसे बेस्ट होगा। और ना ही किसी से आंसर खरीदिए, किसी से आंसर खरीदने की जरूरत नहीं है, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। खुद से करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। समझ में आ गया, इतना आपने समझ गया तो वीडियो से जरूर थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा, थोड़ा सा भी आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो सर बता रहे हैं सत्य बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।